नीट 2024 की बायोलॉजी में आए हुए इन 7 क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। अगर तुमने सच में वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि इन सब में एक सिमिलरिटी है, वो है कि इनमें आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछा गया है। सो हाय एवरीवन, दिस इज पार्थ गोयल। मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे तुम्हें पुट डाउन करूं मैं इसके बारे में, क्योंकि मुझे यार एक चीज दिख रही है जो कि अब नीट में हो सकती है। हो सकता है कई सारे बच्चे इसको सुन के घबरा जाएं और कहें कि भाई अब क्या करना, अब क्या करना। सारा सॉल्यूशन बताऊंगा शुरुआत से एंड तक। अगर तुम्हें सच में जानना है कि क्या नीट में होने वाला है तो वीडियो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार हर साल नीट होता है और हर साल मैं नीट के पेपर को बहुत बारीकी से देखता हूँ, स्पेशली बायो को, क्योंकि यार मेरी बुक है बायो है, प्लस मैं कई बार पढ़ाता भी हूँ बायोलॉजी, तो मुझे ये सब बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि करंट पैटर्न क्या है। एंड इस बार का पैटर्न बहुत डिफरेंट था पिछले पैटर्न से। इस बार अगर तुम देखोगे तो नीट में केवल 2 असर्शन रीजन पूछे गए। पिछले 2 साल से असर्शन रीजन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते थे भैया बायो एक में असर्शन रीजन क्यों नहीं है, असर्शन रीजन डाल दो, नहीं तो ये तो आउटडेटेड हो जाएगी किताब, किसी काम की नहीं बचेगी। मैंने नहीं डाले क्योंकि मुझे पता था कि यार ये ट्रेंड है, ये आके चले जाएगा उस टाइम बाद। असर्शन रीजन पहले एम्स में आते थे तब उसका बाद हुआ था, फिर नीट में भी आने लगे, लेकिन अब देखोगे तो बिल्कुल असर्शन रीजन नहीं, 2 असर्शन रीजन केवल। इसके बाद जैसे तुम्हें पता है नीट का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो कुछ टॉपिक्स जो कि नीट के सिलेबस में हैं बट आज की एनसीईआरटी में नहीं है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, पुरानी में थे कुछ टॉपिक्स, तो ये सब पूरा बसड़ मच चुकी है जिसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। तो मैं तुम्हें इन सबको डिकोड करूंगा धीरे धीरे। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तुम्हें एक लिस्ट दे देता हूं दोस्त, इसको संभाल के रख लो, स्क्रीनशॉट खींच लेना। ये वो चैप्टर्स की लिस्ट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में आ रहे हैं। ये वो टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ टॉपिक्स पुरानी एनसीईआरटी में थे एंड कुछ टॉपिक्स कभी भी एनसीईआरटी में नहीं थे, जैसे मॉर्फोलॉजी का जो पूरा फैमिलीज का पार्ट है। तो अगर तुमने लेटेस्ट एनसीईआरटी खरीदी है तो नीट 2025-2026 के एक्सपेरेंट हो तो तुम्हें इन चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी को ऑनलाइन प्रिंट करा लो, ऑनलाइन पीडीएफ से पुरानी एनसीईआरटी की, क्योंकि ये टॉपिक्स पुरानी एनसीईआरटी के तुम्हें पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि क्या भैया पुरानी एनसीईआरटी भी ले ली हमने, नई भी ले ली, क्या इन सबको पढ़ने के बावजूद भी नीट में ऐसे सवाल आ रहे हैं जो उससे बाहर हैं? तो जी हाँ, आ रहे हैं। ये जो 7 सवाल मैंने तुम्हें बताए ये उनमें से कुछ सवाल हैं। अब देखो वन बाय वन अपन सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल था कि ये मीजोजोइक, प्रोटेरोजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक को अपन को मैच करना है, लोअर इनवर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल्स। मैं तुम्हें बताऊं एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी टेबल्स दी हुई है, इसकी पूरा डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन कहीं पे भी ये साफ तरीके से नहीं बताया गया है कि ये कैसे हैं। और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करा भी है बच्चों ने तो तुक्का मार के सॉल्व किया है कि ना कौन सा एरा पहले आता है और फिर सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स आए थे, तो ऐसे करके मैच करके और ऐसे सीक्वेंस में मैच करके, जो कि कहीं ना कहीं सही हो रहा है जिससे आंसर। लेकिन आई वुड से कि यार ये बहुत गड़बड़ सी चीज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में टेबल दी है जिसमें कि सीनोजोइक, मीजोजोइक और पेलियोजोइक ऐसे एरा बताए गए कि पहले सीनो आया था, फिर मीजो आया था, फिर पेलियो आया था, और इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताया गया है। एनसीईआरटी में जो टेबल है जिसमें कि थोड़ा बहुत ये बताया गया है कि भैया सीनोजोइक जो है सबसे नया एरा है, फिर उससे पहले मीजोजोइक था, उसके पहले पेलियोजोइक था, बट प्रोटेरोजोइक के बारे में भी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया है। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था बायो 1 में, 118 क्वेश्चन जो इवोल्यूशन में था, जो नई एडिशन थी 4th एडिशन में, तो उसमें मैंने यही पूछा था कि ना 3 रिसेंट एरा जो है न्यू टू ओल्ड अरेंज करो, जिसका आंसर सीनोजोइक, मीजो और फिर पेलियो था, जो कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर तुम्हें ये पता होता तो तुम इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि प्रोटेरो जो समझ में आता है कि पेलियो के पहले होता है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में एज इट इज तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एज इट इज कोई पैराग्राफ, कोई लाइन नहीं मिलेगी, एंड ये एक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें काफी सारी चीजें एनसीईआरटी की थी, लेकिन एक टाटा बॉक्स करके जो लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल भी। ये मैंने बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने मॉड्यूल्स में पढ़ा था कोचिंग से, जो अभी पूछा गया है। अब देखो यहीं से हमें एक चीज समझ में आती है कि देखो जो मॉड्यूल्स होते हैं कोचिंग के वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही बनते हैं। जो आज से मान लो 2005 के पहले जो पीवाईक्यू आते थे, जो उसके पहले की एनसीईआरटी थी, उसमें जो पूछा जाता था उनसे जो कंटेंट है ना उसको डिस्टिलेट करके बनाया जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि तुम्हें पीवाईक्यू करने हैं और पुराने भी करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नीट बाहर से पूछ भी रहा है तो उन पीवाईक्यू से पूछेगा 2005 के पहले से, उसके पहले की जो एनसीईआरटी थी उसका कंटेंट पूछेगा। एक ये क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, तो इसमें इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये एज इट इज लाइन कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं दी है, मैंने बहुत ढूंढी, मुझे बिल्कुल नहीं मिली, एंड दिस इज इट। फिर अगला क्वेश्चन में सारे एनसीईआरटी के केवल एक छोड़ के कुशिंग सिंड्रोम,
जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लिया गया इस बार। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज बाय, अब ये एनसीईआरटी में तुम बोलोगे ऐसी इट इज लाइन नहीं है, ठीक है, ये IUCN कहीं ना कहीं ऐसे करके थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताया है कि वहाँ पे लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज से रिलीज होती है। फिर यहाँ पे सारी चीजें हैं, लेकिन बैक क्रॉस के बारे में एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये एक नई चीज यहाँ पे बताई गई। 160 क्वेश्चन यहाँ पे तुम देखोगे SLE जो है ये एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये हम MBBS में पढ़ते हैं बीमारी SLE, एंड यहाँ पर पूछा गया है जो कि ऑप्शन में आंसर भी है। तो अगर एक बच्चा जो कि सिंपल सा पढ़ाई करता है उसको कैसे पता होगा SLE ऑटोइम्यून डिजीज है। ये तो वो कुछ 7 क्वेश्चन थे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि तुम देखोगे 110 द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच सर्टेन स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। अब एनसीईआरटी में सेम लाइन दी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है इज कॉल्ड एक्सीटू कंजर्वेशन, लेकिन यहाँ पर एक्सीटू ऑप्शन में ही नहीं था। एंड जब एक्सीटू नहीं था तो अब ये सोचना था कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब इसमें इनसीटू कंजर्वेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगा, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी कुछ उल्टे सीधे ऑप्शन है कुछ तो भी। एंड इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग एनसीईआरटी से था, लेकिन ये क्या था भाई। इसके बाद एक ऐसा सवाल जो एक ब्लंडर था, मैं तुम्हें बताऊं, इसको सवाल देके मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर नहीं है ये डाटा, एंड वहां से डाटा पूछ रहे हैं, ये पुरानी एनसीईआरटी से डाटा पूछ रहा है। ये वाला क्वेश्चन तुम देखोगे पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है उसमें ये नहीं है, ये पुरानी एनसीईआरटी में ही था। तो इस टाइम में मुझे लगता है एनटीए में बसड़ मची हुई है, उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है, और वो आउट ऑफ एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी से डाटा डाल रहे हैं और बाजार में नई एनसीईआरटी बेच रहे हैं। अब देखो इसमें खुशखबरी है, इनमें से आधे क्वेश्चन सेक्शन बी से थे, तो वो अल्टीमेटली हार्ड होने थे, जिस वजह से हो सकता है उन्होंने आउट ऑफ एनसीईआरटी डाला हो, लेकिन तुम ऑब्वियसली उनको उनकी जगह कोई और चूज कर सकते हो, क्योंकि 15 में से तुम्हें 5 ही करने होते हैं। बट मुझे लगता है कि ये पेपर एक संकेत देता है कि नीट अगले साल से आउट ऑफ एनसीईआरटी की मात्रा बढ़ाएगा, बिकॉज कट ऑफ बहुत नीचे जा चुका है। इस बार मुझे लगता है कि बहुत बुरी हालत होने वाली है। मेरे भाई के पिछले साल 680 मार्क्स पे 1500 रैंक थी, एंड इस बार मेरे को लगता है कि आराम से 3000 रैंक होगी 680 पे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट होगी, 300, 630, 40, 50 पे बच्चे रो रहे होंगे, है ना, या मिल रहा होगा बहुत बुरी तरह से उनको गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बहुत एंड स्टेज पे। तो भैया अब क्या करें, क्या अब आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना चालू करते हैं, एनसीईआरटी को साइड करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ पूछेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया उन चैप्टर्स को प्रिंट करवा लो जो कि पुरानी एनसीईआरटी में थे लेकिन नहीं है, स्पेशली जो मैंने तुम्हें लिस्ट दी है, क्योंकि वो तो भैया सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो तुम्हें करना ही है। अब जैसे एक क्वेश्चन उसने पूछ लिया जो कि पुरानी में था लेकिन नई में नहीं है, तो अब क्या करें। तो अब यार ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को क्या पुरानी पूरी पढ़नी है। देखो जो चैप्टर पूरे डिलीट हुए हैं उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन चैप्टर के अंदर के पार्ट डिलीट हुए हैं, मैं पहले भी ये बोलता था और अभी भी बोल रहा हूँ, उस पार्ट को पढ़ सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आया फंसा, क्या देने से हो जाएगा, देखो इतना ठीक है, लेकिन अगर तुम एक हाई एम करना चाह रहे हो कि भैया बायो में 360 ही लाना है, अब बताओ क्या करें। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से 330-40 आई वुड से कि आ सकते हैं, 20 से लेके 40 का मार्जिन मान लो, लेकिन अगर तुम्हें 360 ही मारने हैं कि भैया कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो फिर यार तुम्हें पुरानी एनसीईआरटी के वो पूरे टॉपिक्स जो कि डिलीट हो चुके हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर, जैसे एनाटॉमी का काफी पोर्शन हो गया, न्यूरल कंट्रोल का हो गया काफी पोर्शन, वो तुम पढ़ो ही पढ़ो। इसके अलावा तुम पीवाईक्यूज करो 2005 के पहले के भी, एंड उससे जो भी डेटा मिल रहा है, एंड अगर तुम्हें पुरानी एनसीईआरटी मिल जाती है 2005 के पहले की, तो वो थोड़ी पढ़ो, एंड वो आउट ऑफ एनसीईआरटी इज इनफ। आई वुड से उतना आउट ऑफ एनसीईआरटी इज इनफ, क्योंकि नीट अगर पूछेगा भी ना तो वो अपने पुराने किताबों से पूछता है ना, पुराने सिलेबस से पूछने लगता है। जैसे टाटा बॉक्स जो है, आई हाईली थिंक कि वो पुरानी एनसीईआरटी में था, एंड तुम्हें बाद जाके चेक करना 2005 की एनसीईआरटी मैं भी ढूंढता हूँ, देखता हूँ मिलते ही कि नहीं, किसी के पास है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम कर देना, बट आई हाईली थिंक कि वो डेटा पुरानी एनसीईआरटी में था। तो इस तरीके से तुम पीवाईक्यूज करो, पुराने और नए भी, जो टॉपिक्स तुम्हें बताएं जो पुरानी एनसीईआरटी में हैं और सिलेबस में हैं लेकिन नई में नहीं है, उनको प्रिंट करा के अपनी एनसीईआरटी में चिपका लो। पुरानी एनसीईआरटी के सारे वो चैप्टर्स जो कि डिलीट हो चुके हैं उन्हें नहीं पढ़ना, लेकिन वो चैप्टर जो कि डिलीट नहीं हुए हैं लेकिन उनके पोर्शंस डिलीट हुए हैं, उन डिलीटेड पोर्शंस को तुम्हें पढ़ना है, एंड दिस इज इनफ अगर तुम्हें 360 बायो में लाना है। जैसे ये मीजोजोइक पेलियोजोइक वाला क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर ये नहीं आता होता तो बच्चे का गलत हो जाएगा, 4 नंबर चले जाते। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये चॉइस में था तो इसको अपन स्किप कर सकते थे। अगला ये वाला भी चॉइस में था, ये वाला भी चॉइस में था, तो चॉइस में भी थे। अब ये 121 ये तुम तुक्का मारे आते, ठीक है कि भैया हाँ IUCN ही होगा, ठीक है,
FOAM तो नहीं होगा क्योंकि वो फ्रेंड्स ऑफ आर्ट एंड मास था, लेकिन FOM तभी पता होगा जब तुमने एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ा होगा जो कि नई NCERT से रिलेट हो चुका है। बात सकता था तुम कुछ और भी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता था। इसमें ऑब्वियसली चॉइस थी तो तुम कर सकते थे। इसमें आई डोंट नो कितने बच्चों ने गलत किया होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम एक जैसा लगता है, सोचते हैं कि ऑटोइम्यून होगी दोनों, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, तो ये गड़बड़ हो जाती। तो इस तरीके से बच्चों ने गलत करे भी हैं। इस बार बायो का पेपर वॉज नॉट दैट ईजी, थोड़ा सा मुश्किल था एंड अगले बारी से नीट मुश्किल बनाएगा ही। इसलिए आई वुड से देखो बायो में बहुत अच्छे से एनालाइज की है और मैं यही कहूँगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, पहले तो NCERT सर्वोपरि जो NCERT लेटेस्ट में है भाई साहब उसको तो घोट के पी जाना है, क्योंकि 330 नंबर तो उससे बनेंगे तुम्हारे। बाकी जो 30 नंबर होंगे वो तुम्हारे बनेंगे जो अलग अलग करोगे कि भैया PYQ जो है 2005 के कर लिए और NCERT से जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो डिलीटेड नहीं है उन्हें कर लिया, बस दैट्स इट। और उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी बचा हुआ टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में दो वो स्ट्रॉन्ग करो, इससे ज़्यादा टाइम मत देना बायो में। 360 स्कोर करने के चक्कर में वहाँ पे 0-0 मत ले आना, अच्छा नहीं लगेगा। अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, कमेंट्स में एक छोटा सा काम करो। तुम्हारे लिए इतनी दिमाग लगा के वीडियो बनाई, पूरा एनालिसिस किया, इसमें बहुत घंटे जाते हैं यार। मेरी इंटर्नशिप के साथ ये सब करना बहुत इम्पॉसिबल है। कमेंट्स में लिख के जाओ मैं बायो में 360 लेके आऊँगा। देखो टारगेट हमें 360 रखना है, भले ही आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अत्था हमारी सटकली 360 ही आने हैं। तो लिख के जाओ मैं 360 लाऊंगा और दैट्स इट। जब तुम लिखोगे ना आएंगे भी, बस खुद पे भरोसा रखो, जो मैंने तुम्हें बताया वो करो, दैट्स इट। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, मचाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।